हेलो दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 4 प्राचीन भारत का इतिहास पूर्व मौर्य काल के बारे में समझेंगे। यदि हमारा चैनल KDGS पॉइंट अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आप तक यथासमय पहुंच सके। तो हम प्रारंभ करते हैं पूर्व मौर्य काल। ईसा पूर्व 6ठी सदी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। इन संप्रदायों में जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण थे। इसी समय विश्व के अनेक देशों में भी बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण मिलते हैं, जैसे चीन में कन्फ्यूशियस और ईरान में जरथुस्त्र तथा यूनान में पाइथागोरस। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण क्या थे? तो ये थे तत्कालीन सामाजिक विद्वेष का वातावरण का होना और आर्थिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन एवं आडंबरों के विरोध में जैन एवं बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, तथा यज्ञ बलि प्रधान धार्मिक मान्यता के कारण और बुद्ध एवं महावीर का व्यक्तित्व, ये कुछ प्रमुख कारण थे जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के उद्भव के। कुछ स्मार्ट फैक्ट्स हैं आपके लिए। ऋग्वेद में ऋषभदेव एवं अरिष्टनेम नामक 2 तीर्थंकरों की चर्चा है। अगला है, भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार तथा अरिष्टनेम को वसुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी उनकी माता वामा तथा पत्नी प्रभावती थीं। यहाँ पे महावीर स्वामी जी का जीवन परिचय हम देखेंगे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में, जो कि वैशाली में है, हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे, और माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य के प्रधान चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा और ये कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी, और पुत्री का नाम इनकी प्रियदर्शना था, जिसे अड़ोज्जा भी कहते हैं। दामाद का नाम जमाली था और मृत्यु इनकी 468 ईसा पूर्व पावापुरी, जो कि नालंदा बिहार में राजा हस्तिपाल के यहाँ हुआ था। जैन धर्म देवताओं का अस्तित्व स्वीकार्य, लेकिन जिन के नीचे वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की है। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद की स्वीकारोक्ति की है, मोक्ष की स्वीकारोक्ति की है, और इस धर्म में आत्मा को मान्यता दी गई है। और मूर्ति पूजक बाद के काल में इन्होंने स्वीकार कर लिया है मूर्ति पूजा। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के विषय में समझेंगे। पहले ऋषभदेव थे, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, और दूसरे थे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, अगला है सुमतिनाथ, और छठे तीर्थंकर थे पदम प्रभु, 7वें सुपार्श्वनाथ, 8वें थे चंद्र प्रभु, और सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुमूल, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्टनेम और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी 24वें नंबर पे थे। स्मार्ट फैक्ट्स हैं आपके लिए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। इसी भाषा से अपभ्रंश का विकास हुआ। जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए कैवल्य का विधान है, सामान्य गृहस्थों के लिए नहीं है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण तथा 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र शामिल हैं। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, नायाधम्मकहा में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह, तथा उवास गदसाओं में उपासकों के जीवन संबंधी नियम दिए गए हैं। कर्नाटक में जैन मठ को वसद कहा जाता था।
पश्चिम भारत में ढाकर की गुफाओं में ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर आदि जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। जैन धर्म में काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया जाता है। अत्यधिक बल दिया गया है, जिसके अंतर्गत उपवास द्वारा आत्महत्या का विधान है। इस पद्धति को संलेखना पद्धति एवं निषिद्ध कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु शिष्यों के साथ दक्षिण चले गए। बचे हुए साधु स्थूल भद्र के नेतृत्व में वहीं बने रहे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया, विभाजित हो गया। स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाते थे तथा जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वह दिगंबर कहलाए। श्वेतांबरों ने सर्वप्रथम महावीर की पूजा आरंभ की और जैन धर्म के मुख्य केंद्र मथुरा और उज्जैन थे। जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक यहाँ समझेंगे तो प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनका प्रतीक था सांड। द्वितीय तीर्थंकर थे अजितनाथ और इनका प्रतीक था हाथी। 21वें तीर्थंकर, इनका नाम था नेमिनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप है और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। जैन धर्म से संबंधित पर्वत हैं, जो कि पहला है कैलाश पर्वत। ऋषभदेव का शरीर त्याग है, त्याग का एक स्थान है कैलाश पर्वत। संवेद पर्वत, यहाँ पे पार्श्वनाथ का शरीर त्याग है। और वितुलांचल पर्वत, महावीर का प्रथम उपदेश इन्होंने यहाँ पे दिया वितुलांचल पर्वत पर। और माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, तो ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहाँ पे स्थित है। और शत्रुंजय पहाड़ी अनेक जैन मंदिर के नाम से जानी जाती है, जहाँ शत्रुंजय पहाड़ी पर अनेक जैन मंदिर स्थित हैं। अब जैन संगीतियाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। इनका सम्मेलन स्थान और इनके अध्यक्ष और इनके मुख्य बातें क्या थीं, इस विषय में समझेंगे। तो पहली जैन संगीत थी 322 से 298 ईसा पूर्व तक चली और ये पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। इनमें मुख्य बात थी कि 11 अंगों का संकलन इसमें किया गया। दूसरी जैन संगीत जो थी वो 512 ईस्वी में हुई और ये वल्लभी नामक स्थान पर हुई थी और इसकी अध्यक्षता देवार्धि क्षमा श्रवण ने के अध्यक्षता में की गई। देवार्धि क्षमा श्रवण, इसमें कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था। अब हम गौतम बुद्ध का जीवन परिचय समझेंगे। तो इनका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि आधुनिक नेपाल यानी कपिलवस्तु में स्थित है। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम महामाया था और ये कोलीय गण की कन्या थीं। मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था तथा इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल तथा गौतम बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण इनको 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। कुछ स्मार्ट फैक्ट्स हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया में ही गौतम बुद्ध ने 2 बंजारों तपस्सु और मल्लिक को अपना सेवक बना लिया। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में ही हुए तथा यहीं उन्होंने अपने धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार किया। बिंबिसार, प्रसेनजित, अजातशत्रु, जीवक, अनाथपिंडक, क्षेमा, आम्रपाली आदि समकालीन महत्वपूर्ण लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। राजगृह में काशी के ब्राह्मण सारिपुत्र और महामौदगलायन
महामौदगलायन बुद्ध के शिष्य बने। कौन कौन? राजगृह में काशी के ब्राह्मण सारिपुत्र और महामौदगलायन बुद्ध के शिष्य बने। उनके अन्य प्रमुख शिष्यों में आनंद, उपालि, देवदत्त आदि थे। वैशाली में लिच्छवियों ने बुद्ध के लिए महावन में प्रसिद्ध कुराग्रशाला का निर्माण कराया और वैशाली की नगरवधु आम्रपाली ने बुद्ध को आम्रवाटिका प्रदान की। बिंबिसार ने वेलवन व जेत राजकुमार ने जेत वन का निर्माण कराया। वत्सराज उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव से बौद्ध बना और भिक्षु संघ को घोषित राम विहार प्रदान किया। महात्मा बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। सामान्य मनुष्यों के लिए उपासक धर्म का उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया और सामान्य मनुष्यों के लिए उपासक धर्म का उपदेश दिया, जो दीर्घ निकाय के सिंगालोवाद सूत्र में दिया है। सिंगालोवाद सूत्र में दिया है। दीर्घ निकाय के सिंगालोवाद सूत्र में दिया है। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता था। कौन? बौद्ध धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानता था, आत्मा को नहीं मानता था, वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है, मूर्ति पूजक बाद के काल में हो गया है, किंतु मोक्ष निर्वाण की स्वीकारोक्ति को मानता है। मोक्ष या निर्वाण की स्वीकारोक्ति को मानता है। बौद्ध संगीतियाँ ये अक्सर परीक्षा में आपकी पूछी जाती हैं, तो इनका ध्यान करना है आपको। प्रथम है 483 ईसा पूर्व में। पहली बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में राजगृह नामक स्थान पर हुई थी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और ये शासनकाल इस समय था अजात शत्रु का। दूसरी बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व वैशाली नामक स्थान पर हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो वो की थी सर्वकामिनी ने और ये शासनकाल इस समय था। उस समय का राजा जो था वो कालाशोक था। तीसरी बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व में हुई थी और ये पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई थी, जो कि आधुनिक बिहार में पड़ता है। मोगलिपुत्तिस्य इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में इस संगीत का कार्यकाल है। अशोक के समय ये तीसरी संगीत हुई थी बौद्ध संगीति। और चौथी एवं अंतिम बौद्ध संगीत 72 ईसा पूर्व कुंडलवन नामक स्थान पर वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी और इस समय शासनकाल था किसका? कनिष्क का। यहाँ पे हम बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक देखेंगे, जिसमें घटना है जन्म से संबंधित, कमल व साण प्रतीक चिन्ह है और ग्रह त्याग, और इसकी घटना निर्वाण से पद चिन्ह का प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित किया गया है और ग्रह त्याग से घोड़ा का प्रतीक चिन्ह बताया गया है। ज्ञान से पीपल को संबोधित किया गया है। बोधि वृक्ष ये प्रतीक चिन्ह इसका है ज्ञान से संबंधित, और निर्वाण से पद चिन्ह को प्रतीक चिन्ह में बताया गया है और मृत्यु को स्तूप के नाम से बताया गया है। बौद्ध धर्म के प्रतीकों के बारे में कुछ अन्य स्मार्ट फैक्ट्स हैं आपके लिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले भिक्षुक तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले उपासक कहलाए। बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था, जिसके लिए 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र अनिवार्य थी। अगला फैक्ट है बुद्ध के सारथी का नाम छंद तथा घोड़े का नाम कंथक था। इम्पॉर्टेंट है ये। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे तथा आदर्श बोधिसत्व था। इनका आदर्श क्या था? वो था बोधिसत्व। बुद्ध ने सर्वाधिक समय श्रावस्ती में बिताया था
तथा बुद्ध का अंतिम वर्ष काल वैशाली था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके भस्म और अवशेष 8 शासकों को प्राप्त हुए, जिनमें वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलीय और वेट्टद्वीप का ब्राह्मण और कुशीनारा के मल्ल, अलकप्प के बुली और पिपलीवन के मौर्य तथा मगध के अजातशत्रु, इन लोगों ने उनकी भस्म और अवशेष को 8 भागों में बांट लिया था। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। अगला है, बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव या नीति का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे। सभा की वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम संख्या कोरम 20 थी। बौद्ध संघ में चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था। बुद्ध से जुड़े 8 स्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह तथा वैशाली को अष्टमहास्थान के नाम से जाना जाता है। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय कन्नौज में किया गया था। उस समय हर्ष नामक शासक थे, जिनके नेतृत्व में कन्नौज में 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों, स्त्रियों तथा शूद्रों को अपने साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। यहाँ पे सेल्फ चेक के अंतर्गत हम उपरोक्त जो तथ्य पढ़ रहे थे उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो ये स्थित था बोध गया। ऑप्शन ए बोध गया में स्थित था। दूसरा प्रश्न है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये है जैन मत का। ऑप्शन बी अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन मत का एक क्रोध व सिद्धांत दर्शन है। क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है जैन मत का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, या पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए, या प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, या फिर ऑप्शन डी बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। प्रश्न ये है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें सही है ऑप्शन सी, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुए धार्मिक आंदोलन के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? वैदिक कर्मकांडों का कष्टकर तथा खर्चीला स्वरूप, या यज्ञों में शक्ति, समय और धन का अपव्यय, अथवा धर्म में अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का वर्चस्व, या कृषक एवं व्यापारी वर्ग का असंतोष। तो इसमें उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सही हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या विद्यमान थे? तप और भोग की अति का परिहार कर दिया गया था इन दोनों के द्वारा, या वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था प्रकट की गई थी,
या कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध किया गया था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, दूसरा और तीसरा। ये तथ्य दोनों में समान रूप से थे। कौन कौन से? वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध इन दोनों धर्म के द्वारा किया गया था, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के द्वारा। अब हम महाजनपदों के प्रमुख शासक के बारे में समझेंगे, जो कि 16 महाजनपदों में पहले मौर्य काल में विभाजन किया गया था, जिसमें ये महाजनपद के नाम से जाने जाते थे। जिसमें पहला महाजनपद है मगध, जिसमें प्रमुख शासक हुए बिंबिसार, अजातशत्रु और शिशुनाग। दूसरा महाजनपद है अवंती, इसमें चंड प्रद्योत नामक प्रमुख शासक हुआ। और काशी महाजनपद में बानर व अश्वसेन शासक हुए। कोसल महाजनपद में प्रसेनजीत, अंग महाजनपद में ब्रह्मदत्त और चेदि महाजनपद में उपचार, वत्स महाजनपद में उदयन और कुरु महाजनपद में कौरव्य, मत्स्य महाजनपद में विराट और सूरसेन महाजनपद में अवंतिपुत्र और गंधार महाजनपद में चंद्रवर्मन व सुदक्षिण नामक शासक हुए। महाजनपद काल में कुछ गणतंत्र भी मौजूद थे, जिनमें प्रमुख गणतंत्र अग्रलिखित हैं, जिसमें कपिलवस्तु के शाक्य और पावा के मल्ल, सुमसुमगिरि के भग्ग, सुमसुमगिरि के भग्ग, कुशीनारा के मल्ल, अलकप के बुल और पिपलीवन के मौर्य, जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य का ये वंशावली बनी है पिपलीवन के मौर्य से। और केशपुत्र के कलाम, मिथिला के विदेह, रामग्राम के कोलिय और वैशाली के लिच्छवी, ये प्रमुख थे, गणतंत्र थे ये। यहाँ पे हम उस तत्कालीन समय का भारतीय मानचित्र लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें समस्त महाजनपदों के स्थानों के विषय में बताया गया है कि कौन सा महाजनपद भारत में कहाँ पड़ता है। तो इसमें आप इस मैप का मनन करिए और इसको समझिए कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। अगला है महाजनपद और उनकी राजधानी के विषय में। तो मगध की राजधानी कहाँ है, कहाँ थी? तो ये राजगृह थी। अवंती की उज्जैनी या महिष्मती थी। वज्र की राजधानी वैशाली, कोसल की श्रावस्ती और काशी की वाराणसी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। मल्ल महाजनपद की कुशीनारा। चेद महाजनपद की राजधानी सोथीवती थी और वत्स महाजनपद की कौशाम्बी थी। कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर थी और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र थी। अगला है सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुरा थी। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोतन ये थी। तो ये 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियां यहाँ पर दी गई हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF भी उपलब्ध करा दी जाएगी। अगला फैक्ट है, पूर्व मौर्य काल में रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही स्थापित हुई। बलि साधक, शौल्किक, रज्जुग्राहक तथा अक्षपटलाधिकृत इस काल के प्रमुख अधिकारी थे। पहली बार इस काल में वास की भूमि और कृषि भूमि अलग अलग हुई। भूमि माप की इकाई निवर्तन कहलाती थी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कैसी इकाई कहलाती थी? ये कहलाती थी निवर्तन।
भूमि मापने की एक इकाई थी। क्या? निवर्तन। अगला फैक्ट है, बौद्ध ग्रंथों में ईख की खेती की चर्चा की गई है। ईख मतलब गन्ने की खेती की चर्चा की गई है। किस काल में? बौद्ध ग्रंथों के समय या बौद्ध ग्रंथों में इसकी चर्चा की गई है, ईख की खेती की। अगला फैक्ट है, इस काल में राजगृह में 18 प्रकार के शिल्पों की चर्चा की जाती है। वैशाली के सद्दलपुत्र में कुंभकार की 500 दुकानें थीं और जुलाहों का वार्ड तंतुबाध धान कहलाता था। यह काल उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड से जुड़ा हुआ था। धातु के आहत सिक्कों का प्रचलन इसी काल यानी 500 ईसा पूर्व के आसपास में हुआ था। आरंभ में आहत सिक्के चांदी के बनाए जाते थे। करसापण, पाद, मासक, काकणिक, सुवर्ण आदि इस काल के अन्य प्रमुख सिक्के थे। श्रेणियों के पदाधिकारियों को चौधरी, जिनमें प्रमुख जेठक, ज्येष्ठक की संज्ञा दी गई है, और भांडागारी कहा जाता था। व्यापार का प्रमुख या मुखिया महासेठी कहलाता था। व्यापार की वृद्धि के लिए पांड्य सिद्धि संस्कार किया जाता था, जिसमें सोम की पूजा की जाती थी। तैत्तरीय अरण्यक में पहली बार नगर की चर्चा की गई है। जीवक सालवती नामक गणिका का पुत्र था। अब हम यहाँ पे उस समय के एक आक्रांता सिकंदर के विषय में पढ़ेंगे। सिकंदर यूनान के राज्य मकदुनिया का शासक था। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद 336 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यहाँ पे ईस्वी नहीं है, 336 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। सिकंदर महान का गुरु जो था वो अरस्तु था। सिकंदर खैबर दर्रे से होकर भारत आया था तथा पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा आम्भी के विरुद्ध इसने किया था। पोरस का राज्य झेलम और चिनाव नदी के बीच पड़ता था। पोरस का राज्य झेलम और चिनाव नदी के बीच पड़ता था। सिकंदर ने भारत से वापस जाते समय अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांट दिया और 3 यूनानी गवर्नरों के हाथ सौंप दिया। अगला फैक्ट है, सिकंदर ने 2 नगर बुकाफेला एवं निकाइया नाम के 2 नगर बसाए थे। पहला नगर अपने घोड़े की याद में तथा दूसरा नगर पोरस पर विजय की याद में बसाया था। अगला फैक्ट है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। वापसी के समय सिकंदर की सेना जल मार्ग निर्याकस के नेतृत्व में जल मार्ग से तथा स्थल मार्ग से क्रेटेरस के नेतृत्व में वापस गई थी। अगला फैक्ट है, भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी। सेल्फ चेक के अंतर्गत हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आपके समक्ष आए हैं, जिनमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो इसमें बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या प्रसेनजीत। तो ये थे मिलिंद, जो कि अन्य तीनों के समसामयिक नहीं थे। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत ये एक समय काल में थे, किंतु मिलिंद जो थे वो अन्य इनके समकालीन नहीं थे। अगला प्रश्न है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो इनमें बिंदुवार 4 बिंदु दिए गए हैं। पहला है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसमें नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है।
तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा तथ्य बिंदु यहाँ पर सही दिया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथे को छोड़कर। तो पहला इसमें है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, तो इसमें कारण था पहला, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ भी मिल गया था, जिस कारण सिकंदर भारत पर आक्रमण करने में सफल रहा। अगला प्रश्न है सुमेलन से संबंधित, जिसमें एक तरफ राजा दिया गया है और दूसरी सूची में राज्य दिए गए हैं। प्रद्योत, उदयन, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, इनके राज्यों के विषय में बताना है यहाँ पर। तो इसमें विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। तो प्रद्योत जो था वो उसका राज्य था अवंती, उदयन का राज्य वत्स था और प्रसेनजीत का मगध। प्रसेनजीत का राज्य था कोसल, अजातशत्रु का राज्य था मगध। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मिलान कर लीजिए ऑप्शन सी से। अगला प्रश्न है मगध के निम्न शासकों को सही काल क्रमानुसार सजाएं। उदयन, कालाशोक, धनानंद, शिशुनाग। तो इसमें कौन पहले और कौन बाद में, तो इसको क्रम से लगाना है। तो किस कूट के माध्यम से इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो चौथे नंबर प्रश्न में विकल्प होगा सी ऑप्शन, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। तो सबसे पहले उदयन का राज्य रहेगा, फिर है चौथे नंबर पे शिशुनाग वाला, उदयन फिर शिशुनाग, फिर है कालाशोक और अंत में धनानंद। उदयन, शिशुनाग, कालाशोक और इसके बाद राज्य आया धनानंद का। कालक्रम के अनुसार, मगध के कालक्रम अनुसार ये शासक हुए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक भारत पर ईरानी आक्रमण का प्रभाव नहीं था। खरोष्टी एवं अरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा का आरंभ, छत्र प्रणाली का विकास, भौगोलिक विवरण तथा तिथि सहित इतिहास की प्राप्ति। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भौगोलिक विवरण तथा तिथि सहित इतिहास की प्राप्ति। ये एक भारत पर ईरानी आक्रमण का प्रभाव नहीं था। शेष इसमें ए बी सी में जो तथ्य दिए गए हैं वो भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव थे। अगला फैक्ट है मेगास्थनीज की इंडिका से संबंधित। जिसके अंतर्गत हम देखेंगे मेगास्थनीज सेलुकस का राजदूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के मध्य ये यहाँ भारत में रहा। इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी मिलती है। हालांकि इस ग्रंथ की मूल प्रति का अभाव है। इसके उद्धरण अनेक यूनानी लेखकों एरियन, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन एवं डायोडोरस के विवरण से प्राप्त होते हैं। वे मेगास्थनीज की इंडिका से निम्नलिखित वर्णन भी मिलता है, जिसमें पहला बिंदु है मेगास्थनीज ने शासक का वर्णन करते हुए चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा और बताया कि शासक चारों ओर से महिला अंगरक्षकों से घिरा रहता था। कौन? चंद्रगुप्त। अगला बिंदु है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए कहा कि भव्यता और शान शौकत में सूसा तथा एक बतना भी उसकी तुलना नहीं कर सकेगा। अगला फैक्ट है मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन, सैन्य प्रशासन के लिए समितियों का उल्लेख किया है। इसके अनुसार राजा भू राजस्व का 1/4 हिस्सा लगान लेता था। अगला है मेगास्थनीज ने उत्तरापथ का वर्णन किया। उसने सोने की खान का भी उल्लेख किया है। उसने भारत में 7 प्रकार की जातियों का उल्लेख किया। मेगास्थनीज ने बताया कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी
उसने भारत में अकाल न पड़ने का विवरण भी दिया है। उसने कहा कि भारत में लेखन कला का अभाव था। यहाँ पे कुछ स्मार्ट फैक्ट्स हैं आपके लिए। सेह गौरा ताम्रपत्र तथा महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हैं। महास्थान अभिलेख के अनुसार भारत में अकाल पड़ते थे। अगला फैक्ट है, प्लूटार्क नामक यूनानी लेखक के अनुसार 6 लाख सेना की सहायता से चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को रौंद डाला। अगला फैक्ट है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। दीपवंश की रचना वाचिस्क ने की है। किसने की है? दीपवंश की रचना किसने की? तो ये की थी वाचिस्क ने। स्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त ने पालिब्रोथस यानी पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था। किसने? चंद्रगुप्त ने। पालिब्रोथस पाटलिपुत्रक ये कहा है किसने? स्ट्रेबो नामक इतिहासकार ने। अगला फैक्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त नाम का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। भद्रबाहु पुष्याश्रवक कथाकोश तथा राजा बलि कथा से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्मी होने तथा श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है जाने की पुष्टि होती है। यहाँ चंद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त बस्ती का निर्माण करवाया था। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक था। अगला फैक्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। पुराणों के अनुसार अशोक के पश्चात मौर्य शासकों का कालानुक्रम था। पहले कुणाल, फिर थे वंदुपालित, फिर दशोन और फिर दशरथ, फिर है संप्रति शालिशुक वृहद्रथ। ये पुराणों के अनुसार अशोक के बाद मौर्य शासकों का कालक्रम था। अगला फैक्ट है, अशोक के 14 वृहत शिलालेखों से संबंधित जो महत्वपूर्ण है। पहला शिलालेख संबंधित है किससे? पशुबल की निंदा से। अशोक का पहला शिलालेख पशुबल की निंदा से संबंधित है। दूसरा, मनुष्यों एवं पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख इसमें है। और चोल, पांड्य, सतीय पुत्र एवं केरल पुत्र की चर्चा भी इसमें की गई है। तीसरा शिलालेख जो है उसमें राजकीय अधिकारियों जिसके अंतर्गत युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक को शामिल किया गया है को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश भी दिया गया है। किसमें? तीसरे शिलालेख में। चौथा शिलालेख कहता है कि भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा करना। पांचवा शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी देता है। कौन सा शिलालेख? पांचवा शिलालेख। अगला शिलालेख है छठा शिलालेख, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि धम्म महामात्र किसी भी समय राजा के पास सूचना ला सकता है और प्रतिवेदक की चर्चा भी इसमें दी गई है। सातवां शिलालेख में बताया गया है कि सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात इसमें लिखी गई है। और आठवां शिलालेख में सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख किया गया है और बोधि वृक्ष के भ्रमण का भी उल्लेख इसमें मिलता है 8वें शिलालेख में। 9वां शिलालेख विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा करता है और 10वां शिलालेख ख्याति एवं गौरव की निंदा तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल देता है। 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या करता है। 12वां शिलालेख सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा इसमें बताया गया है 12वें शिलालेख में। 13वां शिलालेख महत्वपूर्ण है। कलिंग युद्ध का वर्णन इसी 13वें शिलालेख में मिलता है और पड़ोसी राज्यों का वर्णन, अपराध करने वाले आटविक जातियों का उल्लेख भी इसमें दिखाया गया है। 14वां शिलालेख लेखक की गलतियों के कारण इनमें कुछ अशुद्धियां
हो सकती हैं। अगला यहाँ पे मौर्य साम्राज्य और उसके नगर प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को दिखाया गया है, जिनके अंतर्गत उपरोक्त जो 14 शिलालेख हैं और ये कहाँ स्थित हैं, तो इनका मनन इस भारतीय मैप के अंतर्गत आप देख सकते हैं, कर सकते हैं कि कौन सा शिलालेख कहाँ पड़ता है। अगला स्मार्ट फैक्ट है आपके लिए, महास्थान अभिलेख बंगाल में काकड़ी सिक्के का उल्लेख है। इससे संकट काल में अन्न वितरण हेतु राजकीय अन्नानागार का पता चलता है। सेह गौरा अभिलेख उत्तर प्रदेश में है और एकमात्र अभिलेख है उत्तर प्रदेश का, सेह गौरा अभिलेख। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, जो ताम्रपत्र के रूप में लिखा है। इसमें एक अन्नानागार का चित्र भी अंकित है सेह गौरा अभिलेख में, यूपी में ही है ये। कहाँ है इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कंधार द्विभाषीय शिलालेख से पता चलता है कि मछुआरे और आखेटक शिकार खेलना छोड़ चुके थे। इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख पर समुद्रगुप्त और जहांगीर के अभिलेख भी मिलते हैं, जिसे प्रयाग अभिलेख की भी संज्ञा दी जाती है, प्रयाग प्रशस्ति। सुवर्णगिरी लघु शिलालेख में रज्जुक नामक अधिकारी की चर्चा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मिनदेई तथा सबसे लंबा 7वां स्तंभ लेख है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मिनदेई का स्तंभ लेख है तथा सबसे लंबा 7वां स्तंभ लेख है। स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था। अब हम यहाँ कौटिल्य का अर्थशास्त्र के विषय में समझेंगे। मौर्यों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अर्थशास्त्र है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट तथ्य है यहाँ पर। अर्थशास्त्र राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई प्रामाणिक पुस्तक है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण तथा 6000 श्लोक हैं। यह ग्रंथ अन्य पुरुष की शैली में लिखा गया है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित 18 तीर्थों के विषय में हम यहाँ समझेंगे, जिसमें पहला प्रधानमंत्री और पुरोहित कहलाता है, जो कि पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये दोनों विभाग कौटिल्य के अधीन थे। बिंदुसार के समय में विष्णुगुप्त कुछ समय तक उसका प्रधानमंत्री था। उसके बाद खल्लाटक को प्रधानमंत्री बनाया गया। अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष कहलाता था। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। और है अगला प्रदेष्टा फौजदारी कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश कहलाता था प्रदेष्टा। नायक सेना का संचालक अर्थात सेना का नेतृत्व करता होता था नायक। कर्मांतिक देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक कहलाता था। व्यवहारिक दीवानी धर्मस्थीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहलाता था। व्यवहारिक कहलाता था दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मंत्री परिषद अध्यक्ष, ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। दंडपाल सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी कहलाता था। और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक कहलाता था। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक होता था।
नागरक, नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक कहलाता था। प्रशासता, राजकीय काम कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राजकीय लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी प्रशासता कहलाता था। दौवारिक, राजमहल की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था दौवारिक। और अंतर्वसिक, अंतर्वसिक ये सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी होता था। आटविक, ये वन विभाग का प्रधान अधिकारी कहा जाता था आटविक। अगला फैक्ट है अर्थशास्त्र में वर्णित अध्यक्ष। पहला है पण्याध्यक्ष। पण्य यानी व्यापार, व्यापार का अध्यक्ष जो होता था उसको वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष कहा जाता था। सुरा अध्यक्ष, ये आबकारी विभाग का अध्यक्ष कहलाता था। सूना अध्यक्ष, ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। गणिका अध्यक्ष, गणिकाओं का अध्यक्ष होता था। सीता अध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। और अकराध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष कहा जाता था। कोष्ठगाराध्यक्ष, कोष्ठगार का अध्यक्ष कहलाता था कोष्ठगाराध्यक्ष। और है कुप्याध्यक्ष, इसे वनों का अध्यक्ष कहते थे। आयुधगाराध्यक्ष, आयुधगार का अध्यक्ष होता था जो गोला बारूद का निर्वाह प्रबंधन करता था। और है शुल्काध्यक्ष, ये व्यापार कर वसूल करने वालों का अध्यक्ष कहलाता था। कौन? शुल्काध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष, कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष सूत्राध्यक्ष होता था। और धातु विभाग का अध्यक्ष लोहाध्यक्ष कहलाता था। छापे खाने का अध्यक्ष, राज्य में मुद्रा जारी करने का प्रमुख अधिकारी लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। गो अध्यक्ष, ये पशुधन विभाग का अध्यक्ष होता था गो अध्यक्ष। विविताध्यक्ष, ये चरागाहों का अध्यक्ष होता था। इसके अन्य कार्य कुओं का निर्माण कराना, जलाशयों का निर्माण कराना, जंगल से गुजरने वाले लोगों की रक्षा आदि की व्यवस्था करना, ये काम था किसका? विविताध्यक्ष का। अगला मुद्राध्यक्ष, ये पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। नवाध्यक्ष, ये जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष कहलाता था। पत्तनाध्यक्ष, ये बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था। और संस्था अध्यक्ष, ये व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। देवता अध्यक्ष, ये धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष होता था। और पौता अध्यक्ष, ये माप तौल का अध्यक्ष कहलाता था। मानाध्यक्ष, ये दूरी और समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष होता था। माना अध्यक्ष। अगला है अश्वाध्यक्ष, ये घोड़ों का अध्यक्ष होता था। हस्त्याध्यक्ष, ये हाथियों का अध्यक्ष कहलाता था। सुवर्णाध्यक्ष, ये सोने का अध्यक्ष कहलाता था। अगला है अक्षपटलाध्यक्ष, ये महालेखाकार होता था। अक्षपटलाध्यक्ष, महालेखाकार। अब हम मौर्य साम्राज्य के प्रांतों के बारे में समझेंगे। पहला प्रांत था उत्तरापथ, यहाँ की राजधानी कौन थी? तक्षशिला। दूसरा प्रांत था मौर्य काल का अवंती राष्ट्र, और यहाँ की राजधानी उज्जैन थी। कलिंग प्रांत की राजधानी तोसाली थी। और मध्य प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तथा दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरि को बनाया गया था। किस काल में? मौर्य साम्राज्य के काल में। अगला फैक्ट है कौटिल्य ने महाजनी व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। संभवतः ब्याज की राशि 15% उस समय थी। मौर्यों की राजकीय मुद्रा पण थी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मौर्यों की राजकीय मुद्रा कैसी थी? तो वो थी कैसी? पण। उसको नाम दिया गया था पण। मौर्य काल में आहत मुद्राएं भी प्रचलित थीं। अर्थशास्त्र में सिक्के के लिए रूप शब्द का प्रयोग हुआ है। इस काल में सोने का सिक्का सुवर्ण एवं पाद, चांदी का सिक्का करसापण पण और धरण तथा तांबे का सिक्का मासक कहलाता था तथा काकड़ी और अर्ध काकड़ी कहलाता था। सिक्के सोने, चांदी तथा तांबे के होते थे। इस समय मयूर पर्वत, अर्धचंद्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं यानी चांदी की मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थीं।
तौल की इकाई मौर्य काल में घटते क्रम में कुछ इस प्रकार है, जिसमें पहला है आढ़क। सबसे बड़ा जो तौल का इकाई थी वो थी क्या? आढ़क। और फिर थी प्रस्थ, उससे छोटी थी कुडुम्ब, और उससे छोटी पल, एवं सबसे अंत में तौल की इकाई थी सुवर्ण मास। सुवर्ण मास। अगला फैक्ट है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समाज के चारों वर्णों का उल्लेख किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौटिल्य ने शूद्रों को आर्य कहा है तथा उन्हें मलेच्छों से भिन्न बताया है। अर्थशास्त्र में स्पष्टतः कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य, वार्ता को शूद्रों का धर्म बताया गया है। शूद्रों को सेना में भर्ती होने तथा संपत्ति रखने का अधिकार था। कौटिल्य ने अनेक वर्ण संकर जातियों का भी उल्लेख किया है, जिनकी उत्पत्ति विभिन्न वर्णों के अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों से बताई गई है, जैसे अंबष्ठ, निषाद, मागध, सूत, वेण आदि ये जातियां हैं जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों से बताई गई हैं। किसने बताया है? तो ये कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है। अगला फैक्ट है, सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं। ये 4 सिंह एक चक्र धारण किए हुए हैं। चक्र में 24 तीलियां हैं। यह चक्र बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक भी है। अशोक के एकास्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ के सिंह स्तंभ का शीर्ष है। अशोक के स्तंभ पर ईरानी एवं यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पे कुछ स्मार्ट फैक्ट्स हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्या मिलती है और अशोक का समकालीन सिंघल नरेश तिस्स था। क्या नाम था? तिस्स नाम था। अशोक के अलावा शालिशुक ने धम्म का अनुसरण किया था, यानी वो धम्म का अनुसरण करने वाला एक व्यक्ति था। कौन? अशोक के अलावा शालिशुक। मथुरा जिले के परमक से प्राप्त यक्ष मूर्ति को मणिभद्र कहा गया है। अगला फैक्ट है, केवल रुम्मिनदेई शिलालेख से अशोक के करारोपण का विवरण मिलता है। प्रणय कर, युद्ध कर सबसे पहले उल्लेख पाणिनि ने किया है। सेल्फ चेक के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो इसमें कुल 6 प्रश्न हैं आपके समक्ष, तो इनको हम देखेंगे। पहला सेल्फ चेक के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही कथन का चयन करें। सर्वप्रथम विल्किंस ने सैंड्रो कोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है, तो ये पहला कथन है। और दूसरा क्या है बिंदु? अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला बिंदु यहाँ पर सही दिया गया है, जो कि सही है। सर्वप्रथम विल्किंस ने सैंड्रो कोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है, तो ये बिंदु बिल्कुल सही है। दूसरा बिंदु जो दिया गया है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, तो ये यहाँ पे तथ्य गलत दिया गया है। तो यहाँ पे आपको अपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में दिए गए हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, पाली, है नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त एवं जहांगीर के लेख भी मिलते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसे कूट के माध्यम से दूसरे नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा?
तो इसमें दोनों कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। ऑप्शन सी, पहला दूसरा। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त एवं जहांगीर के लेख मिलते हैं, ये भी सही है। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ दोनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, जिसमें पहले प्रांत दिया गया है, दूसरी सूची में राजधानी दी गई हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरापथ। तो ये राजधानी इसकी होगी तक्षशिला, और दक्षिणापथ की राजधानी हो जाएगी सुवर्णगिरी, और अवंती राष्ट्र की राजधानी होगी पाटलिपुत्र, और मध्य प्रांत की राजधानी हो जाएगी उज्जैनी। तो इसमें मिलान कर लीजिए, ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, या जेम्स प्रिंसेप ने, या फिर मैक्स मूलर ने, अथवा मार्टिमर व्हीलर ने? तो ये पढ़ा था ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि में जो थे सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है अशोक के दूसरे शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? चोल, सातवाहन, पांड्य, सत्यपुत्र। तो इसमें किसका उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन बी, सातवाहनों का इसमें उल्लेख नहीं है। अशोक के दूसरे शिलालेख में किसका उल्लेख नहीं है? तो सातवाहन का उल्लेख नहीं दिया गया है अशोक के दूसरे शिलालेख में। बाकी चोल, पांड्य और सत्यपुत्र का उल्लेख इसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? मिस्र का, कोरिंथ का, मेसिडोनिया का, या फिर सीरिया का? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिस्र का राजा था। अशोक का समकालीन जो था एक शासक, उसका नाम था क्या? तुर्मै। ये कहाँ का राजा था? तो ये राजा था मिस्र देश का। सेल्फ चेक पुनः। मौर्य काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। मौर्य काल में पर्ण राजकीय मुद्रा थी। रूपदर्शक सिक्कों का परीक्षक था। पौत व अध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष होता था। तो इनमें कौन सा कथन या ये जो बिंदु दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें कौन कौन से सही हैं या गलत हैं, ये बताना है यहाँ पर। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी बिंदु यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है ऑप्शन डी हो जाएगा इसका पहले का। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित डायोनिसस एवं हेराक्लीज निम्न में से किससे संबंधित हैं? बुद्ध एवं बिहार से, बुद्ध एवं महावीर से, शिव एवं वासुदेव कृष्ण से, बुद्ध एवं सूर्य से, या राम एवं कृष्ण से? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, शिव एवं वासुदेव कृष्ण से संबंधित हैं। मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित डायोनिसस एवं हेराक्लीज किससे संबंधित हैं? शिव एवं वासुदेव कृष्ण से। तो यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन स्त्रियों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत वाला पूछा गया है। स्त्रीवध को हत्या के समान माना जाता था। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, या स्त्रियों को पुनर्विवाह एवं नियोग की अनुमति थी, और वेश्यावृत्ति का प्रचलन नहीं था। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वेश्यावृत्ति का प्रचलन नहीं था। ये कथन यहाँ पर असत्य दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्रोत या स्रोतों से
कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है? तो ये स्रोत हैं अशोक का 13वां शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, या फिर दीपवंश का अभिलेख, या महावंश का अभिलेख। तो ये कूट के माध्यम से उत्तर बताना है। तो चौथे नंबर प्रश्न में सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। केवल पहला बिंदु जो है यहाँ पर सही दिया गया है, पहला स्रोत जो है सही है कि अशोक का 13वां शिलालेख से जानकारी मिलती है किसकी? कलिंग के युद्ध की। आधुनिक कलिंग का आधुनिक नाम अब क्या पड़ा है? तो ये है उड़ीसा। अगला प्रश्न है वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्यकाल से जारी है? मापतौल के बांटों का निरीक्षण, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, या जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, या शिल्पकारों का संरक्षण। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो और अगर हमारा चैनल कुछ आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर कर दें, जिससे उनको भी इस वीडियो के विषय की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।